क्वेश्चन, इसलिए इसका हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे बोर्ड में आता है तो इसको लिखेंगे, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक को परिभाषित करें या किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित करें, इसका हिंदी फॉर्म होगा। इस हिसाब से किसी भी माध्यम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है तो परीक्षा में हम कैसे लिखेंगे, उस चीज को हम बस आपके बीच देने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग चीज है। सीधा इसके लिए ऐसे कर दो, इफ हम मानते हैं इफ एफ एम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक point charges in a medium if air ये भी है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन that point charges in air and epsilon r dielectric constant of that medium। मकसद यहां हुआ है कि इफ एफ एम जो है, एफ एम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेज इन अ मीडियम, किसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो विद्युत बल है एफ एम है, और उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच का विद्युत बल उतना ही दूरी पर एयर में एफ एयर है, और जिस माध्यम में हम पॉइंट चार्ज को रखे हैं उस पॉइंट चार्ज का, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो इस स्थिति में जो पीछे हम लोग रिलेशन बहुत बार निकाल चुके हैं, उन तमाम तथ्यों के आधार पर एक फॉर्मूला पीछे जनरेट किया गया है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स, एयर की इलेक्ट्रिक फोर्स और एप्सिलॉन आर डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाता है। तो इस हिसाब से एप्सिलॉन आर के लिए क्या होगा देख लीजिए, एफ एयर, और ये जब यहां आ गया तो इसको यहां लाएंगे एफ मीडियम। अब एक यहां फॉर्मूला जनरेट कर गया, और इस आधार पर एक डेफिनेशन हम बना देते हैं, लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक दैट इज एप्सिलॉन आर ऑफ a medium is the ratio of electric force in air to the electric force in that medium
इसको केयर किया जाए। ऐसे हम 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप में, उतना लिख दीजिए काफी है कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन दैट मीडियम। मीन्स उस माध्यम में इलेक्ट्रिक फोर्स और एफएम है और एयर में इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एयर है। एफ एयर और एफ मीडियम का रेशियो निकाल दीजिए, तो जिस मीडियम में फोर्स को कैलकुलेट किए हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। एक परिभाषा बनता है। एक पक्ष, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात यहां बनती है, अब आप एनबी में याद रखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। एक सीधी बात, एफ मीडियम के लिए एफ एयर एप्सिलॉन आर, एक बात। दूसरी बात, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ एयर एफ मीडियम के साथ ही साथ इसका एक और मामला है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी को जब डिवाइड किए एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, तो इसका जो रेशियो हमें गेन हुआ वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस तरह से एक लास्ट रिजल्ट यहाँ बनता है, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए। अगर किसी भी मीडियम का आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपसे निकालने के लिए पूछता है, तो जिस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपसे पूछता है उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन आर का। अब जिस मीडियम का निकालना हो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वर्क करेगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एयर का निकालना है, तो फॉर एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इसलिए इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसलिए जिस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको निकालना है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां लगा दो और उसका निकल जाएगा। इस बात पर आप लोगों को ख्याल करनी है, कभी काल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब। और लास्टली एक फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, एप्सिलॉन आर क्या है, एफ एयर एफ मीडियम। दूसरी बात यहां क्या बनती है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द मीडियम, यहाँ टू द एयर। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, सब तरह के क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाए। के आधार पर ये फॉर्मूला जो हम लोग निकाले हैं, मान लीजिए फॉर्मूला है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को 1/4 पाई एप्सिलॉन कहते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर। हाँ जी, बहुत जगह समस्याएं आती है कि एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो इसका अगर डायमेंशन निकालने के लिए आपसे पूछा जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन निकालना है। देखो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लगा दो, एटी डिवाइडेड बाय, देखिए 2 चार्ज है, फोर्स का लगा दो यहाँ NLT-2 होता है फोर्स, और डिस्टेंस का L स्क्वायर हो जाएगा।
सॉर्ट आउट कर दो यार, सॉर्ट आउट करिएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका बच जाएगा। देखो ए स्क्वायर एम, एम ऊपर जाएगा -1, एल एल इंटू टी -2 ऊपर जाकर T4 हो जाएगा। देख लो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, a टू दी +2 टी ऊपर जाएगा, L2 3 -3 L -3 टी के पावर 4। ये आपके डायमेंशन फॉर्मूला हो गए। कोई कहता है SI यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन, सीधी सी बात है, एप्सिलॉन का SI यूनिट लेना है चार्ज का, लंबे स्क्वायर बटा में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू एयर के एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। इसी को कहीं कहीं फराड में लिख देता है 10⁻⁻, कूलम्ब स्क्वायर C न्यूटन और कूलम्ब बटा में मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया पर मीटर है ना, ये कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीटर, ये मीटर और कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीटर, कूलम्ब ये हो गया, आगे सब पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीटर को हम कहते हैं वोल्ट इनटू मीटर। ये कूलम्ब और वोल्ट का मतलब होता है फराड, कैपेसिटी का मतलब है पर मीटर, यानी फराड पर मीटर भी कहीं कहीं देता है ऐसे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पर जब लगता है तो वह फोर्स किस दिशा में डायरेक्टेड होता है। और पहले से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का फोर्स होता है या अट्रैक्शन का होता है। रिपल्सन का फोर्स उस स्थिति में होता है जब चार्ज सिमिलर नेचर के होते हैं, और अट्रैक्शन का फोर्स तब जनरेट करता है जब चार्ज अनसिमिलर नेचर के होते हैं। इस बात को बहुत आसानी से ध्यान देनी है। अब सोचिए गौर से कि मान लीजिए कि एक चार्ज ये है Q1। अब समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। एक चार्ज है Q2। ये बहुत आसान बात है कि दो चार्जों के बीच का जो बल होगा ये इतना होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R। इसको तो दिमाग में बैठा लो, लेकिन इसको गहराई से सोचो गौर से कि ये चार्ज इस पर बल लगा रहा है, यानी ये चार्ज जो है, ये चार्ज इस चार्ज को आइदर रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए कूलम्ब साहब बोलते हैं कि ये जो फोर्स होगा दोनों को मिलाने वाली रेखा के लॉन्ग होगा। अब सपोज कीजिए आप, अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो रिपेल करेगा तो इधर भी ठेल सकता है, इधर भी धक्का दे सकता है, इधर भी धक्का दे सकता है। यहां के बाद जितने भी डायरेक्शंस हैं किसी भी दिशा में धक्का दे सकता है। लेकिन सबसे सुटेबल डायरेक्शन कौन होगा, तो कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखा, इस रेखा के एलोंग धक्का देगा, माने इधर।
यही ध्यान देने की बात है। यानी ये चार्ज इसको धक्का दे रहा है किधर, तो जो रेखा इसको मिला रही है इस रेखा के ही एलोंग, लेकिन धक्का दे रहा है यहां से इधर, वेक्टर फॉर्म आएगा, मामला उलझेगा यहां जाकर। अब बात है अगर ये चार्ज इसको खींच रहा है तो इसी लाइन के एलोंग इधर केयर करने की जरूरत है। अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बट यहां से इधर रिपल्सन, यहां से यही इधर हुआ अट्रैक्शन हो गया। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मामला है, कोई भी फोर्स किसी भी चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा, जब रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल यहां यह है, इस फॉर्मूला में हम ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई मीडियम ले लिए जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो फिक्स होगा। चलो भाई, फॉर अ गिवन मीडियम, ज्यादा समझना है, टॉपिक को आगे यहां बढ़ाएंगे नहीं, समझना ज्यादा है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये जब कांस्टेंट हो गया तो ये सम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। हम ये कहना चाहेंगे Q1 तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, R क्या है? यही बात भ्रम की है। दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन इसको दिमाग से हटा दो। अब क्या सोचो, तो मेरे अब क्या कहते हैं उसको गौर करो। किताब उठाकर देखिए, एच सी वर्मा किताब में स्पष्ट लिखा है कि ये R उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है जिस चार्ज पर आप फोर्स निकाल रहे हैं। तो सवाल है अपोजिशन वेक्टर 11th क्लास, R क्या है? तो उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो पोजीशन वेक्टर उस चार्ज के पोजीशन को डिसाइड कर रहा है जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहां हम फोर्स इस चार्ज पर निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर का मान R है। लेकिन सवाल यहां यह फिर एक खड़ा हो गया कि तो पोजीशन वेक्टर है तो फिर कहां से, उसका मूल बिंदु कहां है? तो मूल बिंदु कहां है? तो जो चार्ज बॉल लगा रहा है वह सोर्स पॉइंट है। अब देखो यहां पिछले वाला जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे उसमें अब अंतर शुरू हो गया यहां से, और मेन इंटर लेवल पर अब शुरू हो गया पढ़ाई। ये R जो है उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और वहां से है जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अगर Q2 पर आपने फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q2 का पोजीशन वेक्टर का मान R है। कहां से? Q1 से, क्योंकि Q1 बल लगा रहा है। पुनः इसी बात को रिपीट हम करेंगे कि अगर Q1 पर फोर्स निकाल रहे हैं, कौन Q1 पर फोर्स लगाएगा? Q2। तो Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर, यानी R इसका पोजीशन वेक्टर हो गया Q1 का। कहां से? Q2 से। अब इस तरह से आप ध्यान दे दीजिए कि जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इस पर निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर यहां से, अगर इस पर निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर यहां से। दोनों वेक्टर मान में सेम है बट डिस्टेंस डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।